दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त फैंटेसी कहानी जिसमें है जादू, रहस्यमयी शक्तियां, खतरनाक दुनिया और एक ऐसा सफर जो आपको पूरी तरह अपनी दुनिया में खींच लेगा। इस कहानी का नाम है ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मैगस यूनिवर्स। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ताकत का मतलब है जादू की शक्ति, जहां हर कोई शक्तिशाली बनने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरता है। लेकिन इस दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी विरासत पाने वाला है जो पूरी मैगस यूनिवर्स का सबसे बड़ा और रहस्यमयी लेगेसी माना जाता है। क्या वो इस शक्ति को संभाल पाएगा या फिर यही शक्ति उसे विनाश की तरफ ले जाएगी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी रहस्य और भी खतरनाक होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मैगस यूनिवर्स की कहानी। ग्रेटेस्ट लेगेसी of the Magus Universe। Chapter 1 Prologue। कहानी की शुरुआत एक भयानक युद्ध भूमि से होती है। चारों तरफ खामोशी और तनाव भरा माहौल था। हजारों शक्तिशाली मेगस एक आदमी को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। उनमें से एक ठंडी आवाज में बोला, मेगस, आर्टिफैक्ट हमें दे दो, शायद तब हम तुम्हारी जान बख्श दें। दूसरा मेगस तुरंत बोला, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, हमने इस पूरे इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। तभी एक मेगस जोर से हंसते हुए बोला, किसने सोचा था कि मेगस स्टॉकहोम जैसे महान मेगस की हालत एक दिन इतनी खराब हो जाएगी। एक और मेगस ताना मारते हुए बोला, यूनिवर्स का सबसे बड़ा जीनियस, ये सब बकवास है, अपनी हालत देखो। उन सब के बीच खड़ा था मेगस स्टॉकहोम। उसने काले रंग का आर्मर पहना हुआ था, लेकिन वो लगभग पूरी तरह टूट चुका था। उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था और उसका एक हाथ भी नहीं था। उसके घावों से लगातार खून बह रहा था और उसके पैरों के नीचे खून का एक बड़ा सा तालाब बन चुका था। ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ द मेगस। उसके चारों तरफ सैकड़ों लाशें बिखरी हुई थीं। जो मैदान पहले हरा भरा था, अब खून से लाल हो चुका था। स्टॉकहोम ठंडी नज़रों से उन हजारों मैगी को देख रहा था जो उसे घेर कर खड़े थे। उसके लिए अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। सबको साफ पता था कि अब उसका अंत बहुत करीब है। यूनिवर्स के सबसे ताकतवर मैगी ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसे कोस रहे थे। लेकिन एक अजीब बात थी, इतने सारे लोग होने के बावजूद कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई स्टॉकहोम के आखिरी हमले से डर रहा था। अचानक स्टॉकहोम ने अपना हाथ उठाया। ये देखते ही सारे मैगी तुरंत सतर्क हो गए। अगले ही पल उसकी हथेली पर एक सफ़ेद कमल प्रकट हो गया। जैसे ही मैगी ने उस सफ़ेद कमल को देखा, उनकी आंखों में लालच चमक उठा। स्टॉकहोम ने उस सफ़ेद कमल को देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, इस आर्टिफैक्ट का बोझ मेरे लिए बहुत ज्यादा है, शायद ये मेरी किस्मत नहीं है। लेकिन अगली ही पल उसकी आंखों में एक मजबूत संकल्प चमक उठा। उसने सामने खड़े हजारों मेगी की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जादू की सबसे ऊंची सीमा तक पहुंचने के लिए समर्पित कर दी, और अगर आज यहां मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक दिन कोई न कोई मेरी इच्छा को विरासत में पाएगा और मेरे सपने को आगे बढ़ाएगा। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और वो बोला, लेकिन अब जब तुम सब इतनी दूर से यहां तक आ ही गए हो, तो क्यों न मेरे साथ परलोक तक भी चलो। उसकी बात सुनकर चारों तरफ खड़े हजारों मेगी के दिल में अचानक एक भयानक लेकिन उससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक एक डरावना और दूसरी दुनिया जैसा दबाव उन सब पर उतर आया। वो दबाव इतना भयानक था कि सभी डर से कांपने लगे। इस दबाव का स्रोत था सफ़ेद कमल। जैसे ही वो कमल पूरी तरह खिला, हजारों मील तक का अंतरिक्ष मानो जम गया। स्टॉकहोम का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी सारी ऊर्जा उस आर्टिफैक्ट में डाल दी। सफ़ेद कमल के केंद्र से एक भयानक ऊर्जा भंवर बनने लगा और चारों तरफ के अंतरिक्ष में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी। कमल की दिव्य शक्ति इतनी भयानक थी कि शून्य खुद ही टूटने लगा। हजारों मैगी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब सब बेकार था।
एक एक करके उनकी आंखें खाली और निर्जीव होने लगीं। उनकी आत्माएं टूटकर सीधे कमल के अंदर खिंचने लगीं। स्टॉकहोम ने दांत भींच लिए क्योंकि उसकी चेतना भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। कुछ ही पलों में उसके आसपास खड़े शक्तिशाली मैगी एक एक करके मरने लगे। उनके शरीर वहीं खड़े थे, लेकिन उनकी आत्माएं गायब हो चुकी थीं। आखिरकार स्टॉकहोम भी ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सका। उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई और सफ़ेद कमल ने उसे भी अपने अंदर संभा लिया। और इस तरह मैगस यूनिवर्स का सबसे महान जीनियस मैगस स्टॉकहोम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जो बाकी मैगी मरे थे, वे भी साधारण लोग नहीं थे। उनमें से हर एक इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही एक ग्रह पर राज कर सकता था। उनकी ताकत से ट्रिलियंस लोग डरते थे, लेकिन सफ़ेद कमल के सामने वे सब सिर्फ चींटियों के समान थे। एक एक करके उन सबसे अजीब बात ये थी कि इस आर्टिफैक्ट के हमले से किसी के शरीर को कोई शारीरिक चोट नहीं लगी थी। इसके बजाय उनकी आत्माएं सीधे नष्ट होकर कमल द्वारा निगल ली गई थीं। जब सारी आत्माएं समा ली गईं, तब सफ़ेद कमल शान से हवा में तैरने लगा। कुछ ही समय बाद वो शून्य की एक दरार में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। ये पौराणिक आर्टिफैक्ट अब अनंत ब्रह्मांड में चुपचाप यात्रा कर रहा था, उस व्यक्ति का इंतजार करते हुए जिसकी किस्मत इतनी महान होगी कि वो इसे विरासत में पा सके। झींगुरों की आवाज़ और उल्लुओं की हूट के बीच जंगल के बीच एक छोटे से खुले मैदान में एक लड़का तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका शरीर थोड़ा सांवला और मजबूत था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और पसीने से भीगा हुआ था। हर बार जब वो अपनी जंग लगी तलवार उठाकर नीचे मारता, तो पसीने की बूंदें घास पर गिर जातीं। हालांकि उसकी तलवार चलाने की तकनीक बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी हर वार में उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देता था। कुछ मिनट बाद वो प्रैक्टिस रोककर जमीन पर लेट गया। वो पूरी तरह थक चुका था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और वो रात के आकाश में चमकते 2 चांद को देख रहा था। लड़का सोचने लगा, कोर्मियर किंगडम से निकले हुए हमें 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पिछले 1 महीने में उनका काफिला 2 राज्यों को पार कर चुका था। रास्ते में कई बार खतरनाक जंगली जानवरों ने हमला किया, लेकिन गाड़ियों की रक्षा कर रहे भाड़े के सैनिकों ने उन हमलों को रोक दिया। झींगुरों की अच्छी बात ये थी कि अभी तक उन पर कोई मैजिकल बीस्ट या जंगल में रहने वाले ओगर और ट्रोल ने हमला नहीं किया था। लड़के ने सिर घुमाकर जंगल के किनारे जल रही बड़ी आग के पास खड़ी कई गाड़ियों को देखा। उसे दूसरे बच्चों की बात याद आई। मून सिटी तक पहुंचने में अभी 2 महीने और लगेंगे। प्रसिद्ध मून सिटी नाइटिंगेल किंगडम की राजधानी थी और यही उस काफिले का गंतव्य भी था। मून सिटी में ही मशहूर क्लोवर अकेडमी थी, एक बहुत प्रसिद्ध जादू की अकादमी। हर साल आसपास के कई राज्यों से बच्चे मून सिटी आते थे ताकि वे क्लोवर अकेडमी में दाखिला ले सकें और मैगिस बनने के रास्ते पर चल सकें। ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। उसका नाम एडम कॉन्स्टेंटीन था। वो कॉर्मियर किंगडम का एक साधारण लड़का था। बचपन में उसकी मुलाकात एक घूमने वाले मैगिस से हुई थी। उसी मैगिस ने बताया कि एडम के अंदर जादू करने की प्रतिभा है। ये सुनकर एडम बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जिस दुनिया में वो रहता था वहाँ मैगी बहुत शक्तिशाली और सम्मानित लोग माने जाते थे। वे बहुत ताकतवर और बुद्धिमान होते थे। वे प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे और कई चमत्कार कर सकते थे। इसके अलावा ये ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोग कमजोरों पर राज करते थे। अगर किसी के पास ताकत नहीं होती तो वो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। एडम भी अपनी पूरी जिंदगी साधारण तरीके से नहीं जीना चाहता था। तब से वो हर दिन मेहनत से अभ्यास कर रहा था। उसका सपना था कि वो एक मैगस बने और दुनिया के अनगिनत रहस्यों को देखे। लेकिन काफिले में मौजूद अमीर बच्चों से अलग एडम एक अनाथ था। उसे सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा था। उसने छोटे छोटे काम करके पैसे जमा किए थे ताकि वो क्लोवर अकेडमी की फीस दे सके। लेकिन उसे शक था कि उसके पास जो थोड़े पैसे हैं वे शायद काफ़ी नहीं होंगे। ये सोचकर एडम ने गहरी सांस ली, क्योंकि मून सिटी पहुंचने के बाद शायद परीक्षा से पहले थोड़ा समय मिलेगा। तब वो पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे क्लोवर अकेडमी में दाखिला लेना ही है और मेगिस बनना ही है। एडम खड़ा हुआ और हल्की स्ट्रेचिंग करने लगा।
फिर अपनी तलवार और सामान उठाकर वो पास के एक तालाब की तरफ चला गया ताकि नहा सके। दोनों चांद की चांदी जैसी रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी। कभी कभी पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पूरा माहौल बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। एडम थोड़ा आराम महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने चारों तरफ ध्यान से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। फिर उसने अपनी पैंट उतारी और धीरे धीरे तालाब में उतर गया। ठंडे पानी को छूते ही उसका शरीर कांप उठा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी का आदी हो गया और नहाने लगा। कुछ देर बाद एडम पानी में आराम से लेट गया ताकि उसकी थकी हुई मांसपेशियां आराम कर सके। तालाब का पानी उसके चेहरे को दिखा रहा था। उसकी आंखें काली थीं, जिनमें मासूमियत भी थी और एक मजबूत दृढ़ता भी। उसके बाल बीच से बंटे हुए थे और गर्दन तक आते थे। उसका चेहरा साधारण था। वो ना तो बहुत सुंदर था, न बहुत बदसूरत। सच कहें तो उसका चेहरा थोड़ा साधारण से भी कम आकर्षक था। अचानक उसका पेट जोर से गरजा। एडम ने पानी के अंदर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचा, लगता है डिनर का समय हो गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। कठिन तलवार अभ्यास के बाद एडम को बहुत भूख लगी थी। वो तालाब से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र किसी अजीब चीज़ पर पड़ी। उसने आंखें सिकोड़कर दूर देखा। वो क्या है? तालाब के बीच में एक सफ़ेद लोटस पानी पर तैर रहा था। उसके आसपास पहली नज़र में वो लोटस साधारण लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक हल्की सी दिव्य आभा थी। उसे देखकर किसी का भी मन श्रद्धा से झुकने का मन करे। एडम उस लोटस को देखते देखते खो सा गया। अजीब बात ये थी कि उसका मन अचानक बहुत ताज़ा और हल्का महसूस कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो होश में आया और बोला, ये कैसा फूल है? अचानक उसे याद आया, क्या ये वही कीमती चीज़ हो सकती है जिससे मैजिकल पोशन बनाए जाते हैं? ये सोचते ही एडम उत्साहित हो गया और तालाब के बीच की तरफ तैरने लगा। अगर वो इसे मून सिटी में बेचते तो शायद उसके पास क्लोवर एकेडमी की फीस के लिए काफ़ी पैसे हो जाएं। वो धीरे धीरे तैरता हुआ लोटस के पास पहुंचा। मुस्कुराते हुए उसने हाथ बढ़ाकर लोटस को छुआ, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पंखुड़ियों को छुईं, लोटस अचानक गायब हो गया और अगले ही पल एडम की आंखें पलट गईं और शुरुआत में एडम की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, लेकिन जब उसकी नज़र साफ हुई तो उसने खुद को एक बहुत बड़े हरे मैदान में खड़ा पाया। ये कौन सी जगह है? वो घबरा गया। अभी कुछ समय पहले तक वो तालाब में नहा रहा था और अगले ही पल वो इस अजीब जगह पर आ गया। अचानक उसके आसपास का दृश्य बदल गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर जवान आदमी खड़ा था। उसके लंबे काले बाल थे और उसने काला कवच पहन रखा था। ये देखकर एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कुछ कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन वो काले कवच वाला आदमी एडम को देख या सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक चारों तरफ हजारों लोग प्रकट हो गए। कुछ लोग हवा में उड़ रहे थे और कुछ जमीन पर खड़े थे। उन्होंने उस काले कवच वाले आदमी को पूरी तरह घेर लिया था। उनकी सिर्फ आभा ही इतनी शक्तिशाली थी कि एडम को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मैगस। जब एडम ने उस काले कवच वाले आदमी को देखा तो वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी पीठ सीधी थी और उसकी आंखों में डर का नाम तक नहीं था। एडम ने घबराकर थूक निकला और मन में सोचा, ये आदमी आखिर है कौन? थोड़ी देर बाद वहां मौजूद लोग एक अजीब भाषा में बात करने लगे। एडम को उनकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे देखकर उसे समझ आ गया कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। इसके बाद जो हुआ उसने एडम की सोच ही बदल दी। हजारों मैगी ने एक साथ उस काले कवच वाले आदमी पर हमला कर दिया। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी चमकने लगी। एक के बाद एक भयानक स्पेल चलने लगे। जमीन फटने लगी और आसमान जैसे टूटने लगा। एडम ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने दिल में चिल्लाकर कहा, ये आखिर कैसी ताकत है? उसके आसपास सब कुछ टूट रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बस एक दर्शक था। उसे समझ आ गया कि यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत शक्तिशाली मैगस हैं। लेकिन जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि हजारों लोगों के हमले के बावजूद भी वो काले कवच वाला मैगस बिना डरे लड़ रहा था। उसने हाथ हिलाया और आसपास की स्पेस ही जम गई।
फिर उसने दूसरा हाथ हिलाया और कई लोग पल भर में राख बनकर गायब हो गए। एडम ने घबराकर थूक निकला और मन में सोचा ये, लेकिन बाकी मैगी भी कमजोर नहीं थे। वे एक ही स्पेल से उल्का पिंडों की बारिश बुला सकते थे, भूकंप ला सकते थे और बिजली गिरा सकते थे। धीरे धीरे लड़ाई का पलड़ा उनकी तरफ झुकने लगा। आखिरकार उस काले कवच वाले मैगिस को एक बहुत बड़ा घाव लगा। एक महिला मैगिस बिजली की गति से आई और उसने उसका हाथ काट दिया, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं, एडम अनजाने में चिल्ला उठा। अब तक वो उस बहादुर मैगिस के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगा था। इसके बाद वो काले कवच वाला मैगिस बार बार घायल होने लगा। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन हजारों समान ताकत वाले मैगी से अकेले लड़ना संभव नहीं था। जब उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं, तब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक व्हाइट लोटस प्रकट हो गया। ये देखकर एडम ने ठंडी सांस ली। क्या ये वही नहीं है? अगले ही पल पूरी स्पेस जैसे जम गई। लेकिन हजारों मैगी भागने की कोशिश करने लगे। तभी व्हाइट लोटस खिल गया और उससे एक भयानक ऊर्जा का भंवर पैदा हुआ। एक एक करके सारे मैगी मरने लगे। कुछ ही देर में काले कवच वाले आदमी का हाथ नीचे लटक गया। एडम का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि वो मैगस सीधे उसकी तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एडम को देख पा रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखों से जीवन खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में न डर था और न पछतावा। वो मैगस अपने पैरों पर खड़ा खड़ा ही मर गया। मरने से पहले ऐसा लगा जैसे उसने समय और जगह को पार करके एडम को देखा हो, और एडम को लगा जैसे उसने हल्का सा सिर हिलाकर उसे नमस्कार किया हो। ये देखकर एडम की आंखें नम हो गईं। अगले ही पल दृश्य फिर बदल गया। अब एडम खुद को एक रहस्यमय सफेद जगह में तैरता हुआ पाया। उसके आसपास छोटे छोटे रोशनी के कण तैर रहे थे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े। काफी देर बाद एडम को होश आया, लेकिन वो अभी भी उस महान लड़ाई के बारे में सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, उस आदमी के पास वही लोटस था जो मुझे तालाब में मिला था। तभी उसकी नज़र पास में तैर रही एक रोशनी के कण पर पड़ी। वो उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक दृश्य फिर बदल गया। अब वो फिर से उसी तालाब में तैर रहा था जहां वो पहले नहा रहा था। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन व्हाइट लोटस कहीं भी नहीं था। नहीं, वो कहाँ गया? एडम घबरा गया। अब उसे समझ आ गया था कि व्हाइट लोटस कोई साधारण चीज नहीं था। वो एक बहुत शक्तिशाली मैजिक आर्टिफैक्ट था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। एडम घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र तालाब के पानी में अपने धुंधले प्रतिबिंब पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। उसके माथे के बीच में भौं के थोड़ा ऊपर एक लोटस का निशान बना हुआ था। ये देखकर एडम की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या व्हाइट लोटस मेरे साथ मिल गया है? ये सोचकर वो बेहद उत्साहित हो गया। उसे ये नहीं पता था कि ये लोटस असल में क्या है, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि ये बहुत शक्तिशाली है और शायद यही चीज उसे एक मैगस बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा सकती है। धीरे धीरे वो लोटस का निशान उसकी त्वचा में समाने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। एडम कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद वो तालाब के किनारे की तरफ तैरने लगा। पानी से बाहर निकलकर उसने अपने शरीर को सुखाया। फिर उसने नए कपड़े पहने, एक नीला ट्यूनिक और सफ़ेद पैंट। ये देखकर कपड़े पहनने के बाद एडम धीरे धीरे उस जगह की ओर चलने लगा जहां आग के पास रात का खाना बांटा जा रहा था। वो थोड़ा खोया हुआ था और अभी भी व्हाइट लोटस के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक पीछे से एक मजाक उड़ाने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ओह, अगर ये पिजेंट वॉरियर नहीं तो और कौन है? ये सुनते ही एडम की आंखें सिकुड़ गईं। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बदल गए। वो धीरे धीरे मुड़ा और गुस्से से उस आवाज़ की दिशा में देखने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, ये कमीना फिर से। एक सुनहरे बालों वाला लड़का, जिसकी उम्र लगभग एडम जितनी ही थी, धीरे धीरे जंगल के उस खुले मैदान की तरफ चला आया। उसने बहुत महंगे रेशमी कपड़े और चमकदार गहने पहन रखे थे और उसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। वो हंसकर बोला, सच में ये तो वही पीजेंट वॉरियर है।
उसके पीछे चल रहे 2 लड़के भी हंसने लगे। एक लड़का बोला, देखो इसकी रस्टी स्वॉर्ड, मुझे तो लगता है अगर हवा तेज चली तो ये टूट जाएगी। तीनों लड़के शुरू से ही एडम को तंग करते रहते थे। पूरे सफर में वही एकमात्र कॉमनर था। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई साधारण इंसान भी मैगस बनने की कोशिश करे। असल में ज्यादातर वही बच्चे मैगस बनते थे जो किसी अमीर और ऊंचे खानदान में पैदा होते थे। लेकिन एडम बहुत किस्मत वाला था। कुछ साल पहले एक घूमने वाला मैगस उससे मिला था। उस मैगस ने बाद में बताया कि एडम में स्पेल कास्टिंग की क्षमता है। इस वजह से किसी कॉमनर का मैगस बनने के रास्ते पर निकलना बहुत ही दुर्लभ बात थी। इसके लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा संसाधन भी चाहिए होते थे। एडम ने सामने आते हुए उस सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा और दांत भींच लिए। उस लड़के का नाम जेफरी पामर था। वो कॉर्मियर किंगडम के एक ड्यूक का बेटा था। ऊंचे खानदान में पैदा होने की वजह से वो लगभग सभी को अपने से नीचे समझता था, खासकर कॉमनर लोगों को। अब तक एडम हमेशा चुपचाप उनकी बातें सहता रहा था, क्योंकि वो किसी तरह की परेशानी नहीं चाहता था। लेकिन आज कुछ अलग था। कुछ समय पहले उसने एक ब्लैक आर्मर्ड मैगस को हजारों मेगी से अकेले लड़ते हुए देखा था। उस दृश्य ने उसके अंदर जोश भर दिया था। पहली बार उसने तय किया कि वो खुद के लिए खड़ा होगा। और वैसे भी वे अब कॉर्मियर किंगडम से बहुत दूर थे, इसलिए एडम को यकीन था कि यहाँ जेफरी पामर का असर नहीं चलेगा। इसलिए उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम क्या चाहते हो? जेफरी पामर थोड़ा हैरान हो गया। वो बोला, ओह, तो तुम्हें बोलना भी आता है? पीछे खड़े दोनों लड़के गुस्से से बोले, ये कैसी नज़र है? तुम जेफरी पामर को जवाब देने की हिम्मत कर रहे हो? लेकिन एडम ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और शांत आवाज में कहा, अगर कोई काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। अब से मुझे परेशान मत करना, ये मेरी चेतावनी। जेफरी पामर ये सोचकर हैरान था कि इस साधारण लड़के में अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से भर गया और गरजते हुए बोला, तू नीच आदमी, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी उसके साथ आए 2 लड़के आगे बढ़े। उनमें से एक बोला, जेफरी, इस कमीने को हमें संभालने दो, हम इसे इसकी औकात दिखा देंगे। दोनों लड़के बुरी नीयत से एडम की तरफ बढ़े। अचानक उनमें से एक लड़का तेजी से आगे आया और उसने एडम पर मुक्का चलाया। लेकिन एडम शांत था। वो थोड़ा सा साइड में हट गया और उस मुक्के से आसानी से बच गया। फिर उसने अपना मुक्का उठाया और सीधे उस लड़के के चेहरे पर मार दिया। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि वो लड़का बिल्कुल तैयार ही नहीं था। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एडम पलटकर हमला करेगा। मुक्का सीधे उसकी नाक पर लगा और वो दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी नाक, ये तो टूट गई। वो गुस्से से एडम की तरफ वो कुछ गाली देने ही वाला था कि अचानक धड़ाम, एडम ने उसके चेहरे पर जोर से पैर मार दिया और वो तुरंत बेहोश हो गया। दूसरा लड़का जो एडम की तरफ आ रहा था, ये देखकर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि जेफरी पामर भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। एडम ने मुस्कुराते हुए उस दूसरे लड़के की तरफ देखा और कहा, आओ, क्या हुआ? किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो लड़का डर के मारे कांपने लगा। लेकिन उसके मुंह से ठीक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। आखिर में उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर डर के मारे भागकर कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। जेफरी पामर गुस्से से चिल्लाया, अरे कायर, वापस आओ! लेकिन वो लड़का और भी तेज भाग गया। जेफरी पामर गुस्से में बड़बड़ाया, कब्बख्त! वो कुछ गाली देने ही तभी उसकी नज़र एडम पर पड़ी। एडम नीचे झुककर उस बेहोश पड़े लड़के की मनी पाउच उठा रहा था। जेफरी पामर गुस्से से चिल्लाया, चोर, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन एडम ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पाउच खोली और उसके अंदर देखा। अंदर इतने सारे गोल्ड कॉइन्स देखकर वो हैरान रह गया। उसने हल्की सी सीटी बजाई। ये उससे भी ज्यादा पैसे थे जितने उसने अपने गांव में रहते हुए कभी बचाए थे। फिर उसने जेफरी पामर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अपनी मनी पाउच भी दे दो। ये सुनकर जेफरी पामर पूरी तरह हैरान रह गया। एक साधारण लड़का उससे पैसे मांग रहा था, वो भी एक ड्यूक के बेटे से। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए एडम की तरफ दौड़ा, तू कमीना, मैं तुझसे लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो पास आया, धड़ाम! एडम ने एक ही मुक्के में उसे भी जमीन पर गिरा दिया और वो भी बेहोश हो गया।
एडम नीचे झुका और जेफरी पामर की मनी पाउच उठा ले। ये पाउच बहुत बढ़िया रेशम से बनी हुई थी और पहले वाली पाउच से लगभग 2 गुनी भारी थी। पाउच का वजन महसूस करके एडम संतोष से मुस्कुराया। वो धीरे से बोला, इसे मुझे परेशान करने का जुर्माना समझ लो। इसके बाद वो खड़ा हुआ और हंसते हुए कैंपफायर की तरफ चल पड़ा। काफी समय से उसे पैसों की चिंता थी, लेकिन आज उसकी ये समस्या बहुत आसानी से हल हो गई थी, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसे जेफरी पामर से किसी बदले का डर भी नहीं था। आखिर कॉर्मियर किंगडम यहाँ से बहुत दूर था, और जो भाड़े के सैनिक इस यात्रा की रक्षा कर रहे थे, वे बच्चों की लड़ाई में दखल नहीं देते थे। कुछ ही देर में एडम उस जगह पहुंचा जहां एक भाड़े का सैनिक सभी को खाना बांट रहा था। वो लाइन में खड़ा हो गया और धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद उसे उसका रात का खाना मिला, रोटी और मांस का स्ट्यू। एडम नीचे झुक खाना लेकर एडम कैंप से थोड़ा दूर घास पर बैठ गया और धीरे धीरे खाना खाने लगा। खाना खाते हुए उसके मन में फिर वही दृश्य आने लगा जो उसने कुछ समय पहले देखा था। वो भयानक लड़ाई जिसमें एक काले कवच वाला मैगस हजारों दुश्मनों से अकेले लड़ रहा था। उसे वो रहस्यमयी सफ़ेद जगह भी याद आने लगी जहां वो थोड़ी देर पहले गया था। अनजाने में उसने अपने माथे को छुआ जहां लोटस का चिन्ह छिपा हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर वो जगह क्या थी। उसे उस रहस्यमयी जगह के अंदर तैरती हुई अनगिनत चमकती रोशनियां याद आईं। वो सोचने लगा कि क्या वो फिर कभी उस जगह पर जा पाएगा। सोचते सोचते उसने अपना खाना खत्म कर लिया। फिर वो घास पर लेट गया और आसमान में चमकते असंख्य तारों को देखने लगा। आसमान की तरफ देखते हुए एडम को फिर से उस काले कवच वाले मैगस की लड़ाई याद आने लगी। उसकी आंखों में एक गहरी इच्छा दिखाई दे रही थी। वो धीरे से सोचने लगा, क्या मैं भी कभी उस मैगस जैसा बन पाऊंगा? उस भयानक लड़ाई का दृश्य बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा और धीरे धीरे एडम गहरी नींद में सो गया। कैंप फायर के पास खड़ी एक गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने जैतून रंग का लबादा पहन रखा था और वो एक बहुत पुरानी दिखने वाली किताब पढ़ रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसकी चमकीली नीली आंखें सीधे सोते हुए एडम पर टिक गईं। फिर उसकी नज़र एडम के पास रखी हुई भरी हुई मनी पाउचों पर गई। कुछ ही पल बाद उसकी नज़र जंगल के उस खुले मैदान की तरफ गई जहां 2 लड़के बेहोश पड़े थे। उस आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन आखिर में उसने हल्की सी सांस ली और धीरे से अपना सिर हिला। एक और महीना बीत गया और यात्रियों का दल मून सिटी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। ये बारिश का मौसम था, इसलिए रास्ते में उन्हें तेज बारिश भी सहनी पड़ रही थी। रास्ता चलने के लिए मुश्किल था, लेकिन उनके मजबूत स्केल्ड हॉर्सेस की वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा रास्ते में उन पर कुछ बार मैजिक बीस्ट्स ने हमला किया, लेकिन साथ में चल रहे मर्सनरीज ने उन सभी जानवरों को हरा दिया। हालांकि ये मर्सनरीज माना का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे लड़ नहीं सकते। दल के साथ 30 से ज़्यादा ताकतवर मर्सनरीज थे और वे आसानी से हर मैजिक बीस्ट को संभाल लेते थे। लेकिन सबको पता था कि जैसे जैसे वे नाइटिंगेल किंगडम के करीब पहुंचेंगे, मैजिक बीस्ट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। एक और महीना बीत गया। उस समय ये सामान्य मर्सनरीज बेकार हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दल के साथ 3 रैंक 1 मैगी भी यात्रा कर रहे थे। उन्हें क्लोवर एकेडमी ने बच्चों को सुरक्षित मून सिटी तक पहुंचाने के लिए भेजा था। अब तक उन मैगी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब वे अपनी शक्ति दिखाएंगे तब सभी बच्चों को यकीन था कि वो देखने लायक दृश्य होगा। पिछले 1 महीने में एडम हर दिन मेहनत से कसरत करता रहा और अपनी लड़ाई की कला भी बेहतर करता रहा। जेफरी ने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और कई बार एडम को परेशान करने आया, लेकिन हर बार जब वे उससे भिड़े, एडम ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया और अंत में वो उनसे पैसे भी जीत लेता था। कुछ समय बाद बच्चों ने उसे परेशान करना ही छोड़ दिया। उस समय ये सामान्य मर्सन उनकी सामाजिक स्थिति अलग होने की वजह से दल का कोई भी बच्चा एडम से दोस्ती नहीं करना चाहता था। इससे उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी आदत डालने लगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात थी खुद को मजबूत बनाना और एक दिन मैगिस बनना। हालांकि बच्चे उससे बात नहीं करते थे, लेकिन मर्सनरीज ऐसा नहीं करते थे।
आखिर एडम एक भविष्य का मैगिस बनने वाला था। कौन ऐसा मौका छोड़ना चाहेगा कि वो एक आने वाले मैगिस से अच्छा रिश्ता बनाए? उस दिन एडम एक छोटे से बॉनफायर के पास बैठा कुछ मर्सिनरीज के साथ खाना खा रहा था। खाना चबाते हुए उसने पास बैठे आदमी से पूछा, रिक, तुम मून सिटी से हो ना? वो जगह कैसी है? रिक एक मध्यम उम्र का मर्सिनरी था। उसके सिर के सामने के बाल कम हो गए थे और उसकी बाईं आंख के ऊपर एक बड़ा सा निशान था जो एडम को बहुत शानदार लगता था। उसने हड्डी से मांस का टुकड़ा तोड़ते हुए हंसकर कहा, मेरी जिंदगी में मुझे सदर्न फेडरेशन के कई किंगडम्स में घूमने का मौका मिला है, लेकिन मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि मून सिटी सबसे बेहतरीन जगह है। एडम की आंखें चमक उठीं। बताओ ना, वो जगह कैसी है? खाना। रिक ने व्हीट एले से भरा तांबे का कप एक ही बार में पी लिया और बोला, कहाँ से शुरू करूं? शहर के बीच से रिवर ऑरेई बहती है जो शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ वार्ड और साउथ वार्ड। नॉर्थ वार्ड में ज़्यादातर नोबल्स रहते हैं और वहीं रॉयल पैलेस भी है, और साउथ वार्ड में क्लोवर एकेडमी का कैंपस है। रिक थोड़ा सोचने लगा कि और क्या बताए। पास बैठी एक महिला मर्सनरी लाइला ने आंखें घुमाई और बोली, अरे बेवकूफ़, तुम लूना ब्रिज को कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, रिक हंसते हुए बोला, लूना ब्रिज शहर का सबसे मशहूर स्थान है। एडम ने उत्सुकता से पूछा, इस पुल में ऐसा क्या खास है? रिक ने इस बार लाइला ने जवाब दिया, लूनर ब्रिज रिवर ऑरी के ऊपर बना है और नॉर्थ वार्ड को साउथ वार्ड से जोड़ता है। ये पुल जादू से बना है और कहा जाता है कि इसे ड्वार्व्स ने बनाया है। जब भी रात के आसमान में दोनों चांद सेलीन और लूना नजर आते हैं, तब लूनर ब्रिज चमकने लगता है और चांद की रोशनी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वाह, एडम हैरानी से बोला, जादू से बना हुआ पुल? बॉनफायर के पास बैठे मर्सिनरीज ने सिर हिलाया और मून सिटी की और भी बातें बताने लगे। जितना ज्यादा एडम सुनता, उतना ही उसे जल्दी उस शानदार शहर पहुंचने की इच्छा होने लगती। इस बार लाइला ने फिर बात मैगी के बारे में होने लगी। एक मर्सनरी जो थोड़ा नशे में था बोला, मून सिटी में मैगी बहुत आम है और सब उनका सम्मान करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ एक गुप्त इलाका है जहाँ सिर्फ मैगी ही जा सकते हैं। सच में? एडम उत्साहित होकर बोला। सभी मर्सनरीज ने सिर हिलाया। एडम ने मुट्ठियां भींच ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं जल्दी से क्लोवर एकेडमी में दाखिला लेना चाहता हूं और पढ़ाई शुरू करके मैगिस बनना चाहता हूं। लाइला ने हंसते हुए कहा, जब तुम मैगिस बन जाओ तो हमें काम देना मत भूलना। तभी एडम को समझ आया कि मर्सिनरीज उससे इतनी दोस्ती क्यों कर रहे थे, लेकिन उसे इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उनके मन में उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं थी। उसने सिर हिलाकर कहा, जरूर। ये सुनकर बॉनफायर के पास बैठे मर्सिनरीज खुश हो गए। वे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और उन्होंने एडम को पहली बार एल भी पिलाई। उन्हें एडम भी पसंद आया क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह घमंडी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे, जिनमें जेफरी भी था, दूर खड़ी होकर एडम को शराब पीते और मज़े करते हुए नफरत से देख रहे थे। एक भूरे बालों वाला लड़का जिसके चेहरे पर झाइयाँ थीं, गुस्से से बोला, जेफरी, क्या हम एडम के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? उस कमीने ने मेरी तलवार ले ली, वो हमारे परिवार की विरासत थी। जेफरी ने ठंडी नज़र से उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर जाकर उससे अपनी तलवार वापस क्यों नहीं मांग लेते? लड़का चुप हो गया। कुछ दिन पहले एडम ने उसे इतनी जोर से लात मारी थी कि अभी भी उसका दर्द खत्म नहीं हुआ था। ये देखकर जेफरी हंसकर बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जाओगे। फिर उसने दूर बैठे एडम को देखा जो अब शायद नशे में था और मन ही मन सोचने लगा, जब हम नाइटिंगेल किंगडम की सीमा के पास पहुंचेंगे तब मैजिक बीस्ट्स के हमले ज्यादा होंगे। उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसी अफरा तफरी में मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। एक नीच किसान होकर तुमने मुझसे पैसे छीन लिए और मेरी बेइज्जती की। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मर जाओ।